गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो अभी जो हमारे जियोग्राफी के लेक्चर चल रहे हैं उनमें हमने स्टार्स के बारे में देख चुके हैं, बिग बैंग थ्योरी हम देख चुके हैं। ठीक है, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी हमने जो है अच्छी तरीके से समझ लिया है। आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो सोलर सिस्टम जो है हमारा सौर परिवार इसे हिंदी में कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है ना, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका किस तरीके के उनके स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, वो क्या काम करते हैं या फिर हमारी अर्थ के रिस्पेक्ट में उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले हम बात करें कि जो सौर परिवार है, सोलर सिस्टम है, इसकी सबसे पहले तो मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से आपके मेंबर्स हैं या कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, है ना। तो सोलर सिस्टम में हमें पता है कि सबसे पहले तो क्या आएगा, हमारा जो हेड ऑफ द फैमिली है वो है सन। ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली कौन है यहाँ पर, सन, मतलब कि सूर्य। सूर्य यहाँ का मुखिया है सोलर सिस्टम का, सौर परिवार का, इसलिए सबसे पहला सदस्य जो है वो सूर्य है। ठीक, दूसरे नंबर पर जो है हमारे पास यहाँ पर कई सारे प्लेनेट यहाँ पर हमारे पास प्लेनेट की संख्या जो है 8 है। ठीक है, प्लूटो जो है अब प्लेनेट की लिस्ट में नहीं है, तो इसलिए हमारे पास अब 8 ही प्लेनेट है। ठीक, तो मतलब कि एक सूरज हो गया, एक आपका जो 8 प्लेनेट हो गए। इसके बाद में जो है सोलर सिस्टम में और क्या चीज़ इंक्लूड की जाती है, स्मॉल ऑब्जेक्ट, है ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट जिन्हें हम हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं, है ना, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, फिर इसके बाद में जो आपके एस्टेरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स कई सारे जो हैं यहाँ पर इनकी कोई प्रॉपर नंबर नहीं है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, बहुत सारे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो इसलिए इनको हम काउंट नहीं करेंगे। और ये भी जो है बहुत संख्या में है, ये दोनों ही जो है काफ़ी मात्रा में सोलर सिस्टम में, सौर परिवार में उपस्थित है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, प्लेनेट हमारे पास 8 हैं और सूर्य जो है हमारा 1 है। ठीक, ये जो पूरे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब हमारे सोलर सिस्टम में इंक्लूड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सन हमारे सोलर सिस्टम का जो केंद्र है वो कौन सा है, जो सेंटर है वो सन है। पहले ये माना जाता था कि सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो अर्थ है। ठीक, बट ऐसा नहीं है, सोलर सिस्टम का जो केंद्र है वो हमारा सन है। ठीक, इसके बाद में एक के बाद एक छोटे आपके कुछ छोटे और कुछ बड़े ऐसा करके 8 प्लेनेट है हमारे पास। यहाँ पर हम शुरू करते हैं तो बुध है, फिर इसके बाद में आपका मरकरी हो गया, वीनस हो गया, फिर यहाँ पर अर्थ आ जाएगा। अर्थ के बाद मार्स है, मार्स के बाद जुपिटर, ठीक है, उसके बाद में सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, मतलब कि 8 प्लेनेट है। इन सभी के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। अभी तो हम स्टार्ट करते हैं सन से। ठीक है स्टूडेंट, तो सन, अब देखो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सोलर सिस्टम की पोजीशन कहाँ पर है हमारे यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, वो भी हमको समझना होगा। मान लीजिए कि ये हमारा जो है ये सोलर सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर बनाता हूँ मैं, ये हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, ये सन है सेंटर के अंदर और ये फिर छोटे छोटे ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे ग्रह हैं। ठीक, एक दो ग्रह ही मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ केवल। ठीक है, सबको बनाने की जगह यहाँ पर अभी फिलहाल में नहीं है और हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो देखो ये हमारा सोलर सिस्टम है। अब इसकी पोजीशन कहाँ है, सोलर सिस्टम हमें पता है कि सोलर सिस्टम मिल्की वे के अंदर है, मतलब कि आकाश गंगा के अंदर है। मान लो ये हमारी आकाश गंगा है, मिल्की वे है, जो कि एक नॉर्मल साइज की जो है मिल्की वे है, आकाश गंगा है। ठीक है, ये इस तरीके से। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो यहाँ पर है, मतलब इस पोजीशन पर जो है हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक, अब ये जो मिल्की वे है, जो आकाश गंगा है, इसके अंदर सोलर सिस्टम है हमारा। और ये जो सोलर सिस्टम है ये पूरा इस आकाश गंगा के केंद्र के चक्कर लगाता है, मतलब इस मिल्की वे में जितने भी तारे हैं वो सब किसका रिवॉल्यूशन करते हैं, किसकी परिक्रमा लगाते हैं, वो सब के सब जो है वो आकाश गंगा का जो सेंटर है ना, जो केंद्र है मिल्की वे का, उसके सराउंड में ये घूमते रहते हैं। ठीक, अब ये आकाश गंगा जो है ये एक हम कह सकते हैं कि आकाश, जैसे कि हमने प्लैनेट्स का जो ग्रुप है ना, या स्टार्स का जो ग्रुप है उसको हम जो है आकाश गंगा, या हमारी जो मिल्की वे है वो क्या है, आकाश गंगा, तारों का एक समूह है। वैसे ही जो ग्रुप ऑफ मिल्की वेज, मतलब ग्रुप ऑफ आकाश गंगा, आकाश गंगाओं का जो समूह होता है उसको हम कहते हैं क्लस्टर, है ना, मतलब कि एक क्लस्टर के अंदर जो है इस तरीके से कई सारी आपकी आकाश गंगाएं होती हैं। एक क्लस्टर के अंदर कई सारी आकाश गंगाएं हैं और उन्हीं में से एक हमारी भी आकाश गंगा है। तो ये हो गया हमारा क्लस्टर। मान लो ये हमारी आकाश गंगा है तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, बात समझ में आ रही।
सोलर सिस्टम ये रहा, सोलर सिस्टम कहाँ पर है, मिल्की वे में है। मिल्की वे कहाँ पर है, मिल्की वे जो है वो क्लस्टर के अंदर है। क्लस्टर के अंदर, क्लस्टर का मतलब भी समूह ही होता है, बट ये किसका समूह है, किसका ग्रुप है, ये आपकी जो आकाश गंगाएं हैं उनका ग्रुप है। ठीक, अब ये जो ग्रुप है इससे मिलाकर के एक बड़ा ग्रुप बनता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है सुपर क्लस्टर। ठीक है, मतलब कि एक और इससे भी बड़ा ग्रुप या समूह का निर्माण होगा, जिसको हम कहेंगे, जिसमें आकाश गंगाओं के कई सारे ग्रुप्स हैं, मतलब कि कई सारे छोटे छोटे क्लस्टर्स है। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है ना, और यूनिवर्स में हमारी मिल्की वे अपने आप में बहुत बड़ी गैलेक्सी है। ठीक, और उसके अंदर हमारा छोटा सा स्टार है सन, और सन में भी फिर सबसे जो हमारी जो अर्थ है वो तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि उसकी तुलना यूनिवर्स के कंपैरिजन में अगर करें तो वो नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है ब्रह्मांड के सापेक्ष, अगर हम देखें तो उसकी गणना ना के बराबर होती है। ठीक है, बट अभी तक जो भी नॉन प्लैनेट्स है उन सभी में हमारे पास जो लाइफ है वो यहीं पर है, इसलिए अर्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो तो ये क्लस्टर है, क्लस्टर जो है किसके अंदर है, सुपर क्लस्टर, मतलब सुपर क्लस्टर के अंदर इस तरीके से कई सारे क्लस्टर्स का ग्रुप होता है। मान लो ये पहला ग्रुप हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर ये दूसरा ग्रुप हो गया, इस तरीके से ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा, चौथा, इस तरीके से कई सारे जो है क्लस्टर्स, उन क्लस्टर्स को मिला करके सुपर क्लस्टर का फॉर्मेशन होता है, सुपर क्लस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी जो पोजीशन है वो मैंने आपको बता दी कि हमारा सोलर सिस्टम कहाँ पर है, हमारी मिल्की वे में है, मिल्की वे कहाँ पर है, क्लस्टर में है, और क्लस्टर कहाँ पर है, सुपर क्लस्टर। अब इस सुपर क्लस्टर से बड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में नहीं होता है। इसके बाद तो फिर सुपर क्लस्टर के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो तो खुद ब्रह्मांड ही है ना, मतलब कि इससे बड़ा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये रहा हमारे सोलर सिस्टम की सबसे पहले पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं कि अब सोलर सिस्टम के बाद पोजीशन के बाद हम लोग बात करते हैं जो हमारा सबसे पहला मेंबर है सोलर सिस्टम का, या जो हेड है वो है सूर्य। तो सूर्य के बारे में हम बात करेंगे, फिर धीरे धीरे करके इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा सूर्य। तो स्टूडेंट्स, सूर्य क्या है, सन क्या है। ठीक है, सन जो है वो एक स्टार है, सन एक स्टार है, एक तारा है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम बातें करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सन जो है हमारा, ये सन है क्या। सन सबसे पहली बात तो एक स्टार है, स्टार है, स्टार है मतलब तारा। तारा सभी को पता है स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स का जन्म किस तरीके से होता है ना, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। तो स्टार है ना, स्टार जब बने थे शुरू में, उसी के साथ जो है हमारा सन भी जो है बना था, और वो भी एक स्टार है। अब देखो स्टार के साथ साथ अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स जो होते हैं वो उनमें क्या होती है, गैस होती है। मतलब कि हम इसको हिंदी में अगर बोले तो ये गैस का पिंड है या गैसीय पिंड है। सूर्य जो है या कोई भी तारा जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो गैसेस होती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस होती हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सी गैस है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो सूर्य जो है, सन जो है वो एक तारा है। ठीक है, और तारे के साथ साथ में वो क्या है, जैसे कि हम आकाश में जितने भी स्टार्स देखते हैं वो सब अपने आप में सन है, मतलब उनके सबके चारों तरफ भी प्लैनेट्स जो है वो रोटेट कर रहे हैं। और उन सभी में देखो एक क्वेश्चन बहुत उठता है कि क्या अर्थ पर ही जीवन पॉसिबल है, मतलब अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल है, बस जीवन क्या केवल अर्थ पर ही है ब्रह्मांड में। ठीक है, तो अगर हम ब्रह्मांड के आकार को देखें, है ना, तो ये बिल्कुल संभव है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अर्थ के अलावा भी दूसरी जगहों पर, प्लैनेट्स पर जो है जीवन होगा, और हमसे हमारे जैसा ही विकसित होगा, या फिर हमसे भी अच्छी जो है वहाँ की जनरेशन होगी, या वहाँ की जो सभ्यता होगी वो हमसे भी ज़्यादा डेवलप होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने अभी बताया कि हमारी जो मिल्की वे है, उस मिल्की वे, अकेली मिल्की वे में खरबों तारे हैं, मतलब कि बहुत सारे सूर्य, अनगिनत, है ना, मतलब कि जैसे एक सूर्य हमारा है वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे सूर्य हैं, इस तरीके से सितारे हैं। अब देखो जरा कि एक सन जो है हमारा, उसके चारों तरफ 8 प्लेनेट जो है यहाँ पर इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्लूटो भी है उसमें, बट वो अब प्लेनेट नहीं है, बट एक ऑब्जेक्ट तो है ही। 8 प्लेनेट जो है हमारे सूर्य के हैं जो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अब ऐसे ही मिल्की वे में करोड़ों सूर्य हैं, उन सभी के चारों तरफ जो है हम अगर देखें तो 4 या 5 एवरेज अगर देखें तो 4 या 5 प्लेनेट सभी स्टार्स के हैं,
और वो सब रिवॉल्व कर रहे हैं कहाँ पर, सूर्य, अपने अपने सूर्य के चारों तरफ, ठीक है। तो अब देखो एक आकाशगंगा में जब इतने करोड़ों स्टार हैं, उन करोड़ों स्टार्स में प्लैनेट्स का नंबर उनसे भी ज़्यादा है। अब आकाशगंगा कहाँ पर जाएगी, क्लस्टर में, क्लस्टर पर बहुत सारी मिल्की वे है, बहुत सारी आकाशगंगा हैं, वहाँ पर भी अनगिनत सूर्य है और अनगिनत प्लैनेट्स हैं। तो ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है कि अर्थ पर ही जीवन हो, है ना। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अर्थ के अलावा भी, भले ही वो हमारे सोलर सिस्टम में केवल अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, बट अर्थ के अलावा अगर आप सोलर सिस्टम के बाहर जाओगे तो बहुत सारे सूर्य हैं, बहुत सारे प्लेनेट हैं, है ना, और उन सभी में जो है जीवन होने की संभावना बिल्कुल है। और ये बात भले आज हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट आने वाले कुछ सालों में जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो हो सकता है कि हम उन तक भी पहुंच जाएं, ठीक है। तो अब देखो आगे चलो कि तो हमने बात की कि सूर्य जो है वो एक तारा है और एक गैस का गोला है, ठीक। अब गैस की अगर बात करी तो सबसे पहले बोलो कौन सी गैस है ना, कौन कौन सी गैस है, तो इसमें हाइड्रोजन है मुख्य रूप से और हीलियम है, दो गैसें इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो प्रतिशत की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन लगभग 70.6% है ना, मतलब लगभग 70% के आसपास हाइड्रोजन है। हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम का जो परसेंटेज है वो 27.4% है, और जो रेस्ट ऑफ द परसेंट है वो कुछ अदर गैसेस का है। मेन जो एक कोई भी तारा हो, देखो यूनिवर्स में क्या है, जैसे हम टीवी में देखते हैं कि भाई दूसरे ग्रह से कोई एलियन आया है ना, वो अजीब से दिखने वाले, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर भी होती है, बहुत ज़्यादा वो माइंडेड होते हैं, ठीक है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो हर तारा लगभग एक ही तत्व से मिलकर बना है, मतलब सब में हीलियम है, सब में हाइड्रोजन है, ठीक। फिर प्लैनेट्स की अगर बात करें तो जब उनका स्टार एक ही एलिमेंट से मिलकर बने हैं तो ऑब्वियसली जो जितने भी प्लैनेट हैं यूनिवर्स में, ठीक है, वो भी सब कैसे हैं, सेम एलिमेंट से मिलकर बने हैं। तो वहाँ पर डेवलप होने वाली जो सभ्यताएं हैं, वहाँ पर डेवलप होने वाली जो लाइफ है वो भी कैसी हो सकती है, वो भी सेम हो सकती है, मतलब कि हमारे जैसे मनुष्य दूसरी जगह पर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही लॉजिकल बात है, क्यों, क्योंकि हम देखो जैसे चांद पर जब हम लोग गए थे तो जो मिट्टी थी, है ना, उसका जो सैंपल लेकर आए थे वहां से साइंटिस्ट, वो अर्थ से बहुत मिलता जुलता था, ठीक है। और इसी वजह से तो थ्योरी बनी थी कि अर्थ से ही निकलकर जो है चंद्रमा का निर्माण हुआ है। वैसे ही हम मंगल पर भी जो रिसर्च कर रहे हैं वहां पर भी आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो अर्थ के सिमिलर हैं, है ना। हमने जैसे हमें पता है कि जो आपका वीनस है ना, वीनस पर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मतलब कि कार्बन वहां पर भी अवेलेबल है। तो कहने का मतलब है कि यूनिवर्स एक जैसे एलिमेंट से मिलकर बना है और सारे प्लैनेट्स पर एक जैसे ही एलिमेंट है, इसलिए वहां पर डेवलप होने वाली लाइफ भी हो सकता है, सब हमारे जैसे मनुष्य वहां पर भी मिल सकते हैं, ठीक है। चलो तो हम वापस आ जाते हैं। तो हाइड्रोजन, सभी स्टार्स में हाइड्रोजन इतने परसेंट में ही होती है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में, और हीलियम जो है 27%। ये दो गैसों की वजह से ही जो है सूर्य के अंदर इतनी ऊष्मा और ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक। वो आगे अभी हम देखेंगे कैसे होता है। अगली चीज देखो तो स्टार्स है, तो इसके बारे में भी अगर हम कुछ जानकारी दें तो स्टार्स, जो हमारा स्टार है वो अभी किस एज में है, यंग एज में। यंग एज में मतलब कि हमारा जो तारा है सूर्य है वो युवा है ना। युवा का मतलब कि वो अब डेवलप हो चुका है। सोलर सिस्टम की जो एज है वो लगभग मानी जाती है 4.5 या 7 अरब साल, मतलब कि इतने अरब साल पुराना हमारा सोलर सिस्टम है। और सोलर सिस्टम की जितनी एज है उतनी ही एज कितनी है, सन की भी है। दैट मीन्स कि जो हमारा सन है वो अभी उसकी तारे की किस अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वो अभी मैच्योर हो चुका है, ठीक है। मैच्योर हो चुका है, ये हमें कैसे पता चलता है, क्यों, क्योंकि उसका जो कलर है ना, वो कलर कैसा है, कलर उसका येलो है, सूर्य येलो भी होता है, और साथ में आप उसको कह सकते हो कि ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज है, मतलब कि नारंगी है। तो सूर्य जो है वो पीला है, नारंगी है, युवा, अभी उसकी जो एज है, उसकी जो आयु है वो कैसी है, यंग एज में है वो, ठीक। किन किन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, ठीक। इतनी बात हो गई। चलो फिर आगे चलो। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई क्या सूर्य भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, जैसे अर्थ जो है हम अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। हमें पता है कि 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को अपनी धुरी पर घूमने में, तो वैसे ही क्या सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है। हमें पता है कि सभी प्लेनेट जो है अपने अक्ष पर घूमते हैं, तो हाँ, इसका आंसर क्या है, हाँ, कि सूर्य भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, ठीक है। सूर्य, मान लीजिए ये सूर्य है आपका,
तो उसके एक्सिस पर ये रोटेट करता है इस तरीके से, है ना। अब रोटेट करता है तो उसकी दिशा क्या है, तो उसकी दिशा वही है जो अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो है सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है। तो अगर उसको हम दिशा के हिसाब से देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। मान लो अगर ये पश्चिम है, ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है आपका सूर्य इस तरीके से घूमता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। जैसे घड़ी की सुई इस तरीके से घूमती है तो सूर्य इस तरीके से घूमता है, मतलब कि सन भी जो है अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। फाइन, क्योंकि बिना रोटेशन के वहां पर बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे जायरोस्कोपिक इफेक्ट हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, जैसे साइकिल आप चलाते हो तो साइकिल या बाइक जो भी आप चलाते हो वो अगर जब तक चल रही है तभी तक वो बैलेंस रहेगी, जैसे ही वो रुकी तो वो गिर जाएगी। बिना स्टैंड के खड़ी रह सकती है क्या? नहीं रह सकती है। तो वैसे ही यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करता है, अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है और किसी ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में भी रोटेट करता है, और उसी रोटेशन की वजह से वो बैलेंस रहता है। ठीक है, तो सन की बात कर ली तो एक्सिस पर ये घूमता है ना, अपने अक्ष पर घूमता है। अब इसको घूमने में समय कितना लगता है, तो इसको घूमने में जो है 25 डेज का समय लगता है। मतलब कि ये पृथ्वी के दिनों की बात कर रहे हैं हम। जैसे हमारी अर्थ पर जो दिन है वो कितने घंटे का माना जाता है, 24 आवर्स का। तो पृथ्वी के दिन के हिसाब से अगर हम देखें, चूंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो सन को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लग रहा है, 25 दिन का समय लगता है। मतलब कि सूर्य का एक दिन 25 दिन के, हमारे 25 दिन के बराबर होता है। ठीक है, तो 25 दिन का समय लगता है। फिर बात करें तो सूर्य क्या अपने किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ भी घूमता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है इस तरीके से, तो क्या सूर्य किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है? तो यस, बिल्कुल घूमता है। किस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है, तो वो घूमता है आकाशगंगा के, मतलब मिल्की वे जो है हमारी, इस मिल्की वे के सेंटर मतलब केंद्र के चक्कर लगाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूं कि आकाशगंगा अभी हमने देखा क्या थी, आकाशगंगा मान लो ये है हमारी आकाशगंगा इस तरीके से। तो आकाशगंगा का जो सेंटर है ना, मान लो यहाँ पर हमारा सन है, तो वो जो सन है पूरे सोलर सिस्टम के साथ जो है इसके चक्कर लगाता है। ठीक है, पूरी आकाशगंगा ही इस जो उसके सेंटर में है, सेंटर के चारों तरफ इस तरीके से घूमती रहती है। ठीक है, जैसे कि आप मान सकते हो कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने, जैसे भगवान कृष्ण का चक्र है वो घूमता रहता है अपनी धुरी पर, उसी तरीके से आकाशगंगा भी अपने केंद्र पर इस तरीके से रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि इसको कितना समय लगता है। सूर्य को अगर अपने, जैसे अर्थ को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 साल लगता है, वैसे ही सूर्य को अपने जो सेंटर है उसका एक चक्कर लगाने में कितना साल लगता है? उसको एक चक्कर लगाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ये लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है सूर्य को अपने आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर लगाने में। ठीक है, मतलब आप सोचिए कि मिल्की वे कितनी ज़्यादा बड़ी है, और जो उसके सेंटर में जो है ऑब्जेक्ट वो क्या है, वो ब्लैक होल के चक्कर लगाता है। ठीक, मतलब मिल्की वे बहुत बड़ी है, सूर्य को एक राउंड लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। और इसी समय को हम, एक और नाम यहां पर दिया गया है ब्रह्मांड वर्ष। क्या बोला जाता है इसे? ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं। तो सूर्य को अपने केंद्र के चारों तरफ घूमने में, मतलब कि आकाशगंगा के केंद्र के एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हमको याद रखना है। ये दोनों चीजें अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये जनरली हमको पता नहीं है। ये सारी चीजें तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं तो हमें पता होती है, बट एक्सिस पर घूमता है सूर्य, 25 दिन लगते हैं, और अपने रिवॉल्व करता है उसमें 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब आगे चलें। तो अगली अगर हम बात करें कि सूर्य के, यहां पर देखते हैं सूर्य का जो हीलियम और हाइड्रोजन है, सूर्य में इतनी एनर्जी कहाँ से आई। देखो पुराने समय में जो विद्वान लोग होते थे, है ना, जो इस तरीके की चीज़ों पर स्टडी करते थे, काम करते थे, उनका ये मानना था बहुत शुरू में कि सूर्य जो है वो एक कोयले की, हम कह सकते हैं कि कोयले का स्रोत है। मतलब कि वहाँ पर बहुत सारा कोल है, कोयला है, ऐसा लोग पहले मानते थे। जब तो क्योंकि वो जलता हुआ दिखता है, आग का गोला है, वो तो सभी को दिखता है। जब से हमारे यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है ना, जो सभ्यताएं उनका विकास हुआ है, मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति आई है, तभी से वो सूर्य को देख रहा है। और उसने शुरू में ये अंदाजा लगाया कि सूर्य पर क्या है, बहुत ज़्यादा कोयले के भंडार हैं और वो जल रहे हैं, इसकी वजह से सूर्य जो है इतनी ज़्यादा ऊर्जा दे रहा है। ठीक, बट
फिर धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई चाहे कितना भी बड़ा कोल का सोर्स हो बट वो इतने सालों तक जो है जल नहीं सकता है, कभी ना कभी वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई सूर्य नहीं है। फिर आगे चल के एडवांस स्टडीज़ में हमको पता चला कि सूर्य के अंदर दो गैसें हैं, है ना, हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, और हर तारे के अंदर ये दो ही गैसें होती हैं। अब ये दो गैसें जो हैं, यहाँ पर सूर्य का जो केंद्र है, इसको समझने की बात है, सूर्य का जो केंद्र है वहाँ पर जो है हाइड्रोजन आपस में मिलकर के हीलियम का निर्माण करती है। सूर्य के केंद्र में दो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। इस प्रक्रिया को बोला जाता है संलयन होना, नाभिकीय संलयन, है ना। नाभिकीय संलयन मतलब कि नाभिक, दोनों के नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं। मान लो ये आपका जो है हाइड्रोजन का एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है ना, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो जब ये रिएक्शन होगी तो ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फिर क्या बना लेंगे, वो हीलियम का एक एटम बना लेंगे जिसमें प्रोटॉन जो है वो दो होंगे, है ना, और इलेक्ट्रॉन भी जो है उसमें दो होते हैं। यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ पर भी एक प्रोटॉन है, ये देखो ये प्रोटॉन एक, इसमें भी एक प्रोटॉन, अब हीलियम में जो है दो प्रोटॉन हो गए। बात समझ में आई। तो नाभिक के केंद्र में, सूरज का जो केंद्र है मतलब कि बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, जिसके कारण ये एक जो ये अभिक्रिया है जो जब ये होती है तो अपार मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, मतलब कि इनफाइनाइट एनर्जी वहाँ से रिड्यूस होती है। ठीक, क्योंकि सन में जो है देखो, जैसे हम हाइड्रोजन बम की अगर बात करें तो हाइड्रोजन बम में भी यही वाला रिएक्शन हम कराते हैं। तो हाइड्रोजन बम कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है हम सभी को पता है। तो हाइड्रोजन बम एक मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम जब बनाता है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो हमारे अर्थ पर पॉसिबल ही नहीं है ना। इसीलिए कहा जाता था, अभी तो खैर हमें लेटेस्ट न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि जो सन में होने वाली जो रिएक्शन है वो अर्थ पर भी सक्सेसफुल जो है वर्क उसका कंप्लीट हो चुका है, मतलब वो करा चुके हैं अर्थ के ऊपर भी, है ना। बट अभी कुछ सालों में हुई है ये सब चीज़ें जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। बट पुराने समय से ये माना जाता था कि ये जो सूर्य में अभिक्रिया होती है ये अर्थ पर हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि उसको कहाँ पर मिलता है। नेचुरली अगर हम देखें तो सूर्य के केंद्र में बहुत ज़्यादा तापमान होता है और बहुत ज़्यादा दबाव होता है, क्योंकि उसका सारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका सारा कुछ जो मास है वो सब कहाँ पर प्रेशर डालता है, उसके सेंटर में। ठीक, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है। ठीक, और ये कहाँ से निकलती? केंद्र से। और केंद्र से जैसे जैसे निकलती है फिर उसके दूसरा जो उसके पोर्शंस है सन के, है ना, दूसरे कई सारे यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि सन में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, उन सारी लेयर्स से ये एनर्जी निकलते हुए फिर स्पेस में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो उसके चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो अर्थ हो, चाहे दूसरे कोई प्लेनेट हो या एस्टेरॉइड्स हो, कुछ भी हो, उन सभी पर वो जो है सनलाइट जा करके पड़ता है और उस पर अपना इफेक्ट डालता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हो गई। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश को अर्थ पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को अर्थ पर पहुंचने में 8 मिनट 29 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 29 सेकंड का समय लगता है। ठीक, एक प्रकाश वर्ष तो वो दूरी होती है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है ना। एक प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि लाइट एक साल में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोला जाता है 1 लाइट ईयर। ठीक है, सन के लाइट को हम तक पहुंचने में 8.5 मिनट के करीब लगते हैं। ठीक है, मतलब कि जो सूर्य आप उदय होता हुआ देख रहे हैं, जो सनराइज हम देख रहे हैं, वो सनराइज 8.5 मिनट पुराना होता है। ठीक, या आसमान में जो सितारे हम देखते हैं उन स्टार्स का लाइट हम तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, है ना। मतलब कि वो स्टार्स को जब आप देख रहे हो तो वो जो इमेज है वो 10 साल पुरानी इमेज आप उसकी देख रहे हो, है ना। और आप जितनी ज़्यादा स्पेस में दूर जाओगे, अंतरिक्ष में जितना ज़्यादा आप दूर जाओगे, उतना ही वहाँ से लाइट को हम तक पहुँचने में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। और इस वजह से उनकी जो इमेज हमको दिखती है वो कई करोड़ों साल पुरानी भी होती है ना। और इसी वजह से तो यूनिवर्स की स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। ठीक है, चलो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.5 मिनट का या 8 मिनट 29 सेकंड का समय लगता है। 28-29 सेकंड, सेकंड में अगर कुल बताएं तो 500 सेकंड के आसपास यहाँ पर टाइम जो है कंज्यूम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो सन के बारे में हमने कुछ आपको जानकारी दी जो कि याद रखने चीज़ें हैं।
अब अगर हम आगे बात करें तो सूर्य की संरचना की हम बात करते हैं कि सूर्य में जैसे हमने अर्थ की संरचना पढ़ी थी कि अर्थ में जो है समताप मंडल होता है ना, फिर ओजोन लेयर होती है, फिर इस तरीके से वैसे सन का भी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो सूर्य में सबसे पहले हम केंद्र से शुरू करते हैं और बाहर की तरफ चलेंगे। तो मान लीजिए ये सूर्य का केंद्र है, ठीक है, सूर्य का सेंटर है ना। अब इस सेंटर का सबसे पहले तो सूर्य में सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या है कि केंद्र का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। तो जो इसके सेंटर का जो टेम्परेचर है और यहीं पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर होता है लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, या हम इसको 15 मिलियन भी लिखते हैं। 15 मिलियन के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड का इसका तापमान होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अर्थ की अगर हम कंपेयर करें तो उसके तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। अर्थ के से तो बहुत ज़्यादा, हाँ, बट दूसरे स्टार्स की कंपैरिजन में ये कम है। जो स्टार जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होता है, पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उसके केंद्र में होता है। तो सूर्य के केंद्र का जो तापमान है वो जो है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 करोड़ डिग्री के आसपास होता है। ठीक, अब घनत्व की बात करें तो सूर्य के केंद्र का घनत्व जो है वो अगर हम बात करें उसको तो अर्थ के रिस्पेक्ट में, है ना, अर्थ के जो कोर है उसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो वो होता है लगभग 1200 गुना ज़्यादा होता है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा होता है, उसकी तुलना भी हम अर्थ से नहीं कर सकते। तो तापमान हमने बताया 1.5 करोड़ डिग्री के आसपास। फिर दूसरी क्या महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर होती है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है, अभी लिखा था हमने, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। ठीक, फिर नाभिकीय संलयन वही हाइड्रोजन आपस में मिलकर के हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सूर्य के केंद्र के बारे में हमको दो बातें याद रखनी है कि 1.5 करोड़ डिग्री का तापमान होता है और वहाँ पर जो है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, और जितनी भी एनर्जी और जितना भी जो लाइट है वो सब कहाँ से आता है, उसके केंद्र से आता है, और फिर बाहर की तरफ अलग अलग लेयर से होता हुआ स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं ताकि दूसरे भी इसमें जो ऑब्जेक्ट हैं वो हम अच्छे से ड्रॉ कर सकें। ठीक है, ये हो गया इसका केंद्र, फाइन। चलो अब आगे चलें तो दूसरा जो हमारा मंडल है, ठीक है, या दूसरा जो हमारा क्षेत्र है उसको बोला जाता है रेडिएशन रीजन। कौन सा रीजन है वो, रेडिएशन रीजन, या हिंदी में अगर बोले तो विकिरण, है ना, विकिरण क्षेत्र। विकिरण क्षेत्र किसको कहा जाता है भाई, रेडिएशन रीजन। विकिरण क्षेत्र का मतलब कि यहाँ से हमेशा रेडिएशन निकलता रहता है। तो देखो सूर्य के केंद्र में जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है, सेंटर में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी और लाइट निकल रहा है, तो वो जो लाइट है, वो जो रेडिएशन है, ठीक है, वो यहाँ से इस सेंटर से जो है सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि जो विकिरण क्षेत्र है ना, जो सूर्य का रेडिएशन रीजन है वहाँ से रेडिएशन इमिट होता रहता है। अब व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन, जैसे हम कह सकते हैं सबसे पहले तो रेडियो एक्टिव है ना, मतलब कि सूर्य के अंदर जो रिएक्शन हो रही है ये भयंकर रेडिएशन है, कॉस्मिक रेडिएशन है, ठीक है, गामा रेडिएशन है, उसके अंदर और भी कई तरीके के रेडिएशन है ना। तो रेडिएशन यहाँ पर जो भी यहाँ से निकलता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है भाई, जिस रेडिएशन से अर्थ का प्रोटेक्शन होता है, ओजोन लेयर है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो सब रेडिएशन यहीं से निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम क्या है, रेडिएशन रीजन। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर से निकलती है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको बोला जाता है सोलर फ्लेयर। ठीक है, सोलर फ्लेयर, हिंदी में अगर इसको बोले तो हम इसको बोल सकते हैं सौर तूफान। क्या बोल सकते हैं, सौर तूफान। अब स्टूडेंट सन के अंदर तो लगा कंटिन्यूसली ब्लास्ट हो रहे हैं, जैसे हम एक एटम या हाइड्रोजन का ब्लास्ट करते हैं, एटम बम का या हाइड्रोजन बम का, वैसे सूर्य में हर सेकंड ब्लास्ट होते हैं। ठीक है, हर सेकंड रिएक्शन चल रही है और बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ से निकल रही है। तो वो जो ब्लास्ट होता है ना, तो उस ब्लास्ट से एक सोलर फ्लेयर, देखो एनर्जी वगैरह ये सारी चीज़ें तो निकल ही रही हैं, बट जो ब्लास्ट की वजह से जो वेव निकलती है ना, जैसे कहीं पर भी कोई बम धमाका होता है तो वहाँ से दूर कई किलोमीटर तक, मान लो यहाँ पर कोई बम फटा तो यहाँ से इस तरीके से जो पूरी पृथ्वी को वो हिला देता है ना एक तरीके से, तो वो जो वेव जाती है ना, वो जो कंपन जाता है, वो जो वाइब्रेशन जाता है, वो वाइब्रेशन काफ़ी दूर तक जाता है। तो वही सेम जो है यहाँ पर जितने भी ब्लास्ट होते हैं
उनकी वजह से जो है यहाँ पर सौर तूफान बनता है, मतलब सोलर फ्लेयर बनती है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। चार्ज पार्टिकल जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो स्पेस में चार्ज पार्टिकल जो है बिखर जाते हैं, और चार्ज पार्टिकल जो है वो चूंकि स्पेस में तो पूरा वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, तो वो हर डायरेक्शन में जो है स्प्रेड होते हैं और हमारी अर्थ पर भी आते हैं। अर्थ पर चूंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो इससे हमारी रक्षा कर लेता है, ठीक। तो सोलर फ्लेयर लगातार यहां से निकलते रहते हैं और ब्लास्ट होते रहते हैं, ठीक। ये कौन सा रीजन है? रेडिएशन का रीजन है, ठीक। अगली अगर हम बात करें तो अगला जो है कंडक्शन जोन। कंडक्शन जोन, अगला जो रीजन है वो है कंडक्शन जोन। हिंदी में इसको बोलते हैं संवहन क्षेत्र। संवहन क्षेत्र, ठीक है। ये जो संवहन क्षेत्र होता है, कंडक्शन जोन होता है, ये इस रेडिएशन को कैरी करता है। मतलब कि ऑब्वियसली ये अगर इसके बाद ये वाला आपका सरफेस है तो यहाँ से जो है रेडिएशन बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कैरी करने का काम करता है, और साथ में जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो उनका जो स्प्रेड होता है, उनका जो फैलाव होता है वो भी इसी क्षेत्र से होता है ना। मतलब यहाँ से वो बनी, यहाँ से उनका इवोल्यूशन हुआ या यहाँ से वो जनरेट हुई, और इस जो अगला जो नेक्स्ट रीजन है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब ही होता है कि उसको ट्रांसफर करना, है ना। तो ये जो क्षेत्र है ये सोलर वेव हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे लाइट हो, सबको अगले जोन में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम जो है कंडक्शन जोन है, और संवहन क्षेत्र इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक। अगले जोन की अगर हम बात करें तो अगला जोन जो है उसको बोला जाता है फोटोस्फीयर, है ना। फोटोस्फीयर नेक्स्ट जो जोन है हमारा वो है फोटोस्फीयर। इस तरीके से उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो अब इसमें हमें कोई बहुत अच्छा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें उनके जो रीजन है उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसका आंसर दे सकें, ठीक। ये जो है आपका फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, ठीक है। फोटोस्फीयर हिंदी में इसको बोला जाता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। अब देखो इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है कि जो सूर्य हम देखते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई देता है, वो केवल हमें यही वाला जोन दिखाई देता है। मतलब कि सूर्य जो आसमान में आप देख रहे हो वो सूर्य का आपको कौन सा क्षेत्र दिखाई दे रहा है? केवल वो हमें केवल प्रकाश मंडल ही दिखाई देता है ना। इसके अंदर वाला भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमें, और इसके बाहर के जो रीजन है वो भी हमारे लिए विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर जो होता है ये दृश्य होता है, मतलब कि विजुअल, जिसको जो सूर्य हम देखते हैं रोज, है ना, जिसके हम जैसे बोलते हैं ना कि सूर्य जो भी आपको दिखता है सुबह के समय, दोपहर के समय या कहीं पर भी, वो सूर्य में आपको केवल सूर्य का यही वाला हिस्सा दिखाई देता है, प्रकाश मंडल, ठीक है। और जो लाइट अंदर से आ रहा है उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, और जो विजिबल होता है वो केवल यही चीज होती है, बाकी अंदर इससे ढकी हुई है ना। सूर्य तो पूरा गोल है, तो प्रकाश मंडल के आर पार हम नहीं जा सकते हैं, तो अंदर की चीजें हमें दिखाई नहीं देती है। और चूंकि ये बहुत ब्राइट होता है इसलिए इसके बाहर वाला जो रीजन है वो भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक। अगर इसकी हम बात करें तो ये 300 किलोमीटर इसकी जो है क्षेत्र होता है, या इसका जो एरिया होता है वो लगभग 300 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है, हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो 300 किलोमीटर जो है इसकी थिकनेस होती है, ठीक। आगे चले तो इसमें क्या होता है? इसमें जो गैसेस हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन हुई और वहाँ से हीलियम बनी, तो वो हीलियम भी कहाँ आएगी? बाहर ही आएगी। तो हीलियम जब बाहर आती है तो इस वाले जोन में जो है गैसें जलती है, मतलब कि हीलियम हो या दूसरी अदर गैसेस है वो बर्न होती है, वो जलती है इस क्षेत्र के अंदर, है ना, जलती है, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है और दूर से देखा जा सकता है, ठीक है। तो गैसें जो है यहाँ पर जलती है। अगर इसके तापमान की बात करें तो तापमान जो है वो 5,500 डिग्री से जो है आपका 6,500 या 7,000 डिग्री के आसपास इसका तापमान होता है। अब देखो तापमान में कितना अंतर है, अंदर करोड़ों डिग्री का है और ऊपर जो है 5 से 7,000 के बीच में इसका टेम्परेचर आ जाता है। अर्थ में भी ऐसा ही होता है, कोर का टेम्परेचर 4-4,500 डिग्री है और ऊपर का टेम्परेचर 0 भी है ना। पर्वतों पर जो बर्फीली जगह है वहाँ पर 0 है, तो मतलब वेरिएशन वहाँ पर भी है और अर्थ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इस जो जोन है इसका जो टेम्परेचर है वो 5,500 से लेकर 7,000 है, ठीक। फिर एक और चीज़ इसमें खास होती है, वो चीज़ कौन सी खास होती है कि यहाँ पर सोलर स्पॉट होते हैं,
है ना, जिनको हम बोलते हैं ना सूर्य के ऊपर दाग है, जैसे चांद के ऊपर भी दाग है, वैसे ही सूर्य के ऊपर भी स्पॉट्स होते हैं। सूर्य के ऊपर भी जो है, हिंदी में अगर इसको बोले तो इसको सौर कलंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सौर कलंक। कलंक का मतलब कि ऐसी कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई निशान जो उसकी खूबसूरती को बिगाड़ देता है। तो वैसे ही सूर्य जो है, अब हालांकि सूर्य बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है तो हम उसको डायरेक्ट तो देख ही नहीं सकते हैं, इसीलिए वो इनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। बट वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जब इस सन की स्टडी करते हैं तो सोलर स्पॉट जो है वो इसी जोन में दिखाई देते हैं। ठीक है, सोलर स्पॉट ये रहे हमारे सोलर स्पॉट। सोलर स्पॉट, ठीक। अब सोलर स्पॉट की क्या खास बात है कि ये सोलर स्पॉट जो है यहाँ का टेम्परेचर और कम हो जाता है। ये मात्र 1500 से 2000 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, मतलब कि ये जो सोलर, ये है क्या एक्चुअल में, क्या है कि जैसे ही मान लो कोई ब्लास्ट हुआ है ना, जैसे बबल होता है ना, बुलबुला होता है, तो जैसे ही बबल फूटता है तो उस जगह का जो टेम्परेचर है, वैसे ही ये जो सोलर स्पॉट है वैसे ये एक बबल की तरह है, यहाँ का जो टेम्परेचर है बाकी की जगह से बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए ये डल दिखाई देते हैं। और चूंकि ये वाला पूरा जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है ना, और ब्राइट के ऊपर अगर कोई डल चीज़ होगी तो वो स्पॉट की तरह दिखाई देगी, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये सौर कलंक है या सोलर स्पॉट है। ठीक, चलो फिर अगले रीजन की अगर हम बात करें तो अगला रीजन इसमें है क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल। इसके बाद जो है दो रीजन और आते हैं सन के अंदर, एक तो है क्रोमोस्फीयर, अगला जो रीजन है हमारा वो है क्रोमोस्फीयर। क्रोमो का मतलब होता है वर्ण, मतलब कलर, वर्ण क्षेत्र या क्रोमोस्फीयर, है ना। अब क्रोमोस्फीयर में क्या होता है? क्रोमोस्फीयर में है पहली चीज तो यहाँ पर भी जो है गैसेस जो है वो जलती हैं, मतलब बर्निंग होती है ना। दूसरा कि यहाँ पर जो है अलग अलग गैसों के जलने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमको दिखाई देते हैं, जो कि स्पेक्ट्रम में जब उनका स्पेक्ट्रम बनाया जाता है तो उसमें वो विजिबल होते हैं, उसमें उनका ऑब्जर्वेशन होता है। अगर आप नेकेड आई से देखोगे तो ये रीजन हमको दिखाई ही नहीं देता है ना। अगर खुली आंखों से या सामान्य आंखों से अगर हम देखते हैं तो ये रीजन हमको दिखाई नहीं देता है। हमें तो केवल क्या दिखाई देता है? केवल फोटोस्फीयर दिखाई देता है, क्रोमोस्फीयर हमें दिखाई नहीं देता है। बट जब उसका एनालिसिस किया जाता है स्पेक्ट्रम के थ्रू या कोई दूसरे एपरेटस से जब सूर्य को देखा जाता है तो वहाँ पर अलग अलग गैसों के जलने के कारण वहाँ पर अलग अलग रंग बनते हैं, अलग अलग जो उसके कलर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि हम जब गैस पर खाना बनाते हैं एलपीजी पर तो उसकी फ्लेम जो है वो नीले रंग की होती है। जब हम लकड़ी अगर चूल्हे में जला रहे हैं वहाँ पर अगर आप खाना बना रहे हो तो वो येलो कलर की होती है। तो अगर जैसा फ्यूल होगा वैसा ही उसकी फ्लेम का कलर होगा। तो सेम यहाँ पर भी है कि गैस जैसी जो भी गैस जलेगी वो अलग कलर प्रोड्यूस करेगी, तो यहाँ पर कलर्स दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो क्रोमोस्फीयर है। ठीक, और तो वर्ण क्षेत्र या क्रोमोस्फीयर की बात हो गई। फिर लास्ट में सबसे आगे अगर हम देखें तो जो सूर्य का सबसे ऊपर वाला जो रीजन होता है उसको बोला जाता है हिंदी में उसे बोला जाता है किरीट। क्या बोला जाता है? किरीट। किरीट का मतलब होता है मुकुट, है ना। मुकुट को जैसे हम सिर पर पहनते हैं वैसे ही ये भी सबसे ऊपर है सूर्य के, इसलिए इसको किरीट बोला जाता है। इसका एक और नाम है जो आजकल बहुत चल रहा है, कोरोना, है ना। क्या नाम है इसका? कोरोना। इसका भी मतलब होता है कि सिर के ऊपर रखने वाली चीज या सबसे ऊपर जो रखा जाता है। जैसे कोरोना का भी शेप क्राउन ही होता है ना, कोरोना जो वर्ड है उसका मतलब यही होता है कि क्राउन है, मुकुट के जैसा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये क्राउन है। तो सूर्य का एक तरीके से हम देखें तो मुकुट है और जो है ये सबसे ऊपर होता है, इसलिए इसको क्राउन बोला जाता है। ठीक, आगे अगर देखें तो इसको भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसको भी अगर आपको देखना है तो आपको स्पेशल एपरेटस का यूज करना पड़ेगा, नंगी आंखों के द्वारा इसको नहीं देखा जा सकता है। ठीक, और इसमें ऐसी कोई खास विशेषता नहीं है, केवल अगर इसको आपको नेकेड आई से देखना है तो इसको आपको कब देखना पड़ेगा? इसको आपको सूर्य ग्रहण के समय देखना पड़ेगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है कि जैसे ये सूर्य है तो इसके सामने अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है तो ये चंद्रमा यहाँ तक आ जाता है, जो उसका क्रोमोस्फीयर है वहां तक पूरा चंद्रमा इसको इस तरीके से ढक लेता है। मतलब ये वाला जो पूरा रीजन है हमारा ये कुछ भी दिखाई नहीं देता हमको। केवल कौन सा रीजन दिखाई देता है? केवल वहां पर फिर हमको दिखाई देता है क्राउन, है ना, मतलब कि किरीट। ये वाला जो रीजन है यहाँ से भी बहुत ज्यादा जो है रेडिएशन, क्योंकि ये तो आउटर स्पेस है तो अंदर का जो भी रेडिएशन है वो यहीं पर आकर के बाहर इमिट होता है। इसीलिए हमको कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण को भी हमें नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ से बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन
कंटिन्यूअसली इमिट होता रहता है ना। ऐसा नहीं है कि सूर्य ग्रहण के समय ही निकलता है, ये तो हमेशा ही निकलता रहता है, बट सूर्य ग्रहण के समय चूंकि सन की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है क्योंकि चांद उसके सामने आ जाता है और इसी वजह से हम उसको देख पाते हैं। तो उस समय में हमको उसको खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि वहां पर भी हमें आंख का जो कॉर्निया होता है वो जल सकता है अल्ट्रावायलेट रेस के कारण। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमने बात कर ली पूरे सन के बारे में, सन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और चीज बताना भूल गया कि सूर्य का जो व्यास है, इसका आकार कितना बड़ा है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। सूर्य का जो डायामीटर है ना, व्यास जिसकी अगर हम बात करें, व्यास ये है ना, और त्रिज्या का मतलब ये रही आपकी त्रिज्या। ठीक है, बात समझ में आ रही। त्रिज्या को डबल कर दो तो डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो सूर्य का जो व्यास है वो लगभग कितना है भाई, वो है 13,92,000 किलोमीटर। कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। ये भी बहुत पूछी जाने वाली चीज है, तो इसको भी हमको याद रखना है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा है ना। कितने गुना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो 13,92,000 किलोमीटर। और अगर वॉल्यूम की अगर हम बात करें, है ना, कि सूर्य को अगर हम पृथ्वी की तुलना में अगर देखें तो ऐसा बोला जाता है कि सूर्य के ऊपर जो है लगभग 11 से 12 लाख पृथ्वियां आ सकती हैं। ठीक है, और बृहस्पति की अगर हम बात करें जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, वहां पर भी जो है 1100 से 1200 अर्थ जो है समा सकती, इतना बड़ा है